लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स दे रखे हैं उन्होंने। तो ये पहले क्वेश्चन में पूछते हैं, दो बराबर व सजातीय आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। चित्र बना देंगे। सजातीय आवेशों का मतलब है कि दोनों ही आवेश बिल्कुल बराबर हैं। तो मानकर चलिए पहला आवेश कहीं यहाँ हो सकता है, दूसरा आवेश कहीं यहाँ हो सकता है। सजातीय है, चाहे तो इसको माइनस कर लो तो दूसरा भी माइनस होगा, चाहे तो इसको प्लस कर लो तो दूसरा भी प्लस ही होगा। अभी के लिए मान लेते हैं कि यह धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, और ये कैसे आवेश है? सजातीय आवेश है। सजातीय आवेश। सजातीय आवेशों में दोनों ही आवेश बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं, और दोनों ही प्लस के होंगे या फिर दोनों ही माइनस के होंगे। ऐसे आवेशों के युग्म को हम सजातीय आवेश कहते हैं। मानकर चलिए एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है। ये बिंदु आवेश A है, ये बिंदु आवेश B है। अब आगे पढ़ेंगे। चित्र बनकर तैयार हो चुका है। उनके ठीक बीच में परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? उनके ठीक बीच में, ये जो डिस्टेंस है आधी हो गई है। आधी का मतलब है बीच का जो मिड पॉइंट है, इसका मान कर चलिए O है, तो r/2 इस तरफ हो गई है, r/2 डिस्टेंस इस तरफ हो गई है। पूछते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि ये आवेश भी बिल्कुल बराबर है, ये आवेश भी बिल्कुल बराबर है, और दोनों की डिस्टेंस भी मध्य बिंदु O से बिल्कुल बराबर बराबर ली है, जिससे सिद्ध होता है कि जो सूत्र है तीव्रता का E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q अपॉन r²। मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। अब डिस्टेंस भी बिल्कुल बराबर है और आवेश भी बिल्कुल बराबर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको पता ही है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। ऑलरेडी ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो E1 है, भाई पहला आवेश जो है उसके कारण बिंदु O पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E1 है, और दूसरा बिंदु आवेश है B, उसके कारण बिंदु O पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E2 है। तो सूत्र का प्रयोग जब हम करेंगे तो E1 और E2 दोनों की वैल्यू बिल्कुल क्या होगी? बराबर होगी, और इसको हम निकाल लेंगे। हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r²। अब डिस्टेंस जो है वो r/2 है, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे डायरेक्टली तो हो जाएगा r²/4, और ये जो 4 है पहुंचेगा ऊपर, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं E1 = E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में 4 से, तो ये 4Q अपॉन r² हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। यानी इतने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। E1 और E2 दोनों की वैल्यू हमने अलग अलग फाइंड की है, और ये बिल्कुल बराबर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4Q अपॉन r² होगी। अब इनकी दिशा देख लेते हैं, दिशा क्या होगी? क्योंकि बिंदु आवेश A प्लस का है, इसके कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा आगे की तरफ होगी, और बिंदु आवेश B भी प्लस का है, इसके कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 की दिशा बिंदु आवेश A की ओर होगी, अर्थात दिशाएं अपोजिट होंगी। दिशाएं अपोजिट होंगी। अब दोनों की दिशाएं अपोजिट है, परंतु प्रश्न में हमसे पूछा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हो जाएगा E, परिणामी लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E = अब देखिए दोनों की दिशाएं अपोजिट है। दिशाएं अपोजिट होने के कारण यदि आप इसको धन दिशा में मानते हैं तो दूसरा वाला ऋण दिशा में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं। लिखेंगे इसको E1 - E2, E1 - E2 E1 - E2। अब E1 और E2 दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर है,
दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर है। तो आप लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2। E1 इक्वल टू E2 आप लिख सकते हैं। तो E1 के स्थान पर मैं यहाँ E2 कर देता हूँ, हो जाएगा E इक्वल टू E1 माइनस E1, ये कट जाएगा और बचेगा 0। यानी परिणामी वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता के मध्य बिंदु पर क्या है, वो 0 है। आप इसको वेक्टर का चिन्ह लगाकर भी दर्शा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये सदिश राशि है। तो ये आपका सोल्व हो चुका है पहला खंड, उसका ये आंसर था। नेक्स्ट में पूछते हैं, यदि किसी दिए हुए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो, ठीक है, तो क्या उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी अवश्य 0 होगा? तो ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? दो बराबर व सजातीय आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव 0 नहीं होता। अब जैसा कि ये चित्र में मैंने बना रखा है, पहला खंड हो चुका है, इसमें क्या आया, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो 0 निकल के आई। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सेकंड खंड में यहां से बता दे रहा हूं। तो इसमें पूछते हैं, यदि किसी दिए गए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो, तो क्या उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी अवश्य 0 होगा? बिल्कुल नहीं। दो सजातीय बिंदु आवेशों के मध्य बिंदु पर तीव्रता तो 0 हो सकती है, तीव्रता 0 हो सकती है, जैसा कि हमने फाइंड किया है। और तीव्रता 0 हो सकती नहीं है, वास्तव में 0 होती है। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, दो सजातीय आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर दो सजातीय व सजातीय आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव 0 होती है, सदैव 0 होती है। ये सिद्ध हो गया यहाँ से, E=0, इसीलिए निकल कर आया। अब वैद्युत विभव की हम गणना कर लेंगे। वैद्युत विभव क्या इस बिंदु पर 0 होगा? इस बिंदु पर वैद्युत विभव, तो सेम कंडीशन है, बिंदु आवेश A के कारण बिंदु O पर उत्पन्न होने वाला विभव मान लीजिए V1 है, और उसी प्रकार से बिंदु आवेश B के कारण बिंदु O पर उत्पन्न होने वाला विभव V2 है। अब क्योंकि आवेश भी दोनों बराबर है, सजातीय आवेश है, दोनों बराबर लिए हैं हमने, और डिस्टेंस भी इसकी बराबर है, तो V1 और V2 दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अर्थात V1 इक्वल टू V2 करके मैं लिख देता हूँ। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू, फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। Q अपॉन R, R का मतलब है बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी हो रही है? R/2 हो रही है, R/2। तो R तो पहुंचेगा नीचे और 2 कहाँ पहुंचेगा? ऊपर, इतना वोल्ट, यानी इतना वोल्ट विभव उत्पन्न होगा दोनों ही बिंदु आवेशों के कारण। अर्थात V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 Q अपॉन R वोल्ट में। अब सेम करेंगे बिंदु O पर परिणामी विभव। अब ये कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है, तो इसको मध्य बिंदु लिखिए, पूरा पूरा मध्य बिंदु O पर, मध्य बिंदु O पर परिणामी विभव हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2, और ये कौन सा योग है? बीजगणितीय योग। कौन सा योग? बीजगणितीय योग। अर्थात चिन्ह सहित वैल्यू हम यहाँ इन दोनों की रखेंगे, तो प्राप्त हो जाएगा। देखिए V1 और V2 दोनों की वैल्यू बराबर है, तो मैं इसको डायरेक्टली 2 से गुणा कर देता हूँ, तो हो जाएगा V इक्वल टू 2
इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q/r 2q/r वोल्ट में। अब 2 से इस 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, अथवा करके मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। अतः या इसीलिए v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 दूनी 4 q/r हो जाएगा। मात्रक है वोल्ट। तो इस तरह से जो विभव है आप गणना कर सकते हैं। विभव कितना प्राप्त हुआ मध्य बिंदु पर, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 q/r वोल्ट, ये विभव उत्पन्न होगा। लेकिन इसी बिंदु पर यदि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की है और वास्तव में कर रखी है, कितनी प्राप्त हो रही है, इक्वल टू 0 प्राप्त हो रही है। यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के द्वारा, सुन लेंगे थ्योरी, दो बराबर व सजातीय आवेशों के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव 0 होती है, परंतु विभव 0 नहीं होता। विभव कितना होता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 q/r वोल्ट, इतना विभव उत्पन्न होता है मध्य बिंदु पर। तो ये सेकंड खंड था आपका, ये भी सोल्व हो चुका है। थर्ड में ये पूछते हैं, क्या किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि वहां वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। अब देखिए, ये जो तीसरा प्रश्न पूछा है ये दूसरे का ठीक उल्टा कर दिया उन्होंने, तो आंसर है इसका नहीं। क्या किसी द्वारा समझ लेंगे, क्या किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है, जबकि वहां वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। तो जी हाँ, हो सकता है। जैसे दो बराबर व विजातीय आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर। अब दो स्थितियां हैं यहाँ पर उत्पन्न होती है, दो विजातीय। विजातीय का मतलब है विपरीत प्रकृति के आवेश, तो उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसका तीसरा प्रश्न शुरू हो चुका है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। फिजिक्स है, इसमें रटना नहीं होता है। जैसे कोई हिंदी की किताब होती है या अंग्रेजी की किताब होती है या और कोई किताब होती है, आप थोड़ा याद करके रट कर काम चला सकते हैं, तो वैसे यहाँ पर रट कर काम नहीं चला सकते, आपको समझना ही पड़ेगा। विज्ञान में केवल समझना रहता है, रटने की कोई बात नहीं होती है। यदि आपने इसको समझ लिया तो यह बहुत आसान हो जाएगा, परीक्षाओं में आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। तो ये तीसरा प्रश्न हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमसे इन्होंने पूछा है तीसरे प्रश्न में, क्या किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि वहां वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है लेकिन वहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। तो ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है जी? दो बराबर व विजातीय आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर ऐसा हो सकता है तथा द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं इस लाइन को कहां तक ये सत्य है। तो सेम कंडीशन है, विजातीय आवेशों का मतलब है कि एक धन आवेश है, विजातीय का मतलब है विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत यानी एक प्लस का आवेश है और दूसरा माइनस का आवेश है। मानकर चलिए ये माइनस का आवेश है और दोनों ही बिल्कुल बराबर बराबर आवेश लिए हैं यहाँ पर। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, इनका मध्य बिंदु कहीं ये हो सकता है। और क्योंकि ये डिस्टेंस हमने r मानी है तो आधी इस तरफ हो जाएगी और आधी इस तरफ हो जाएगी। ये बिंदु आवेश आपका A है और ये बिंदु आवेश आपका B है। सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, लेकिन ये बिल्कुल बराबर है। ये कौन से आवेश है? इस समय विजातीय आवेश है। तो आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। विजातीय आवेशों का युग्म यहाँ पर बन रहा है। तो धनावेश के कारण, धन आवेश के कारण बिंदुओं पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E1 है, जिसकी दिशा सदैव बिंदु आवेश B की ओर होगी। बिंदु आवेश
बी की ओर को होगी तथा यह ऋणात्मक आवेश है बिंदु आवेश बी के कारण बिंदु O पर उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E2 है, तो इसकी दिशा भी किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी। अब क्योंकि E1 और E2 हमने पहला जो खंड किया था उसी के अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं। E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², Q/r²। तो Q के स्थान पर Q रहेगा अपॉन में r², r की वैल्यू है r/2, r/2 स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा r²/4, r²/4 हो जाएगा ये। तो r² रहेगा नीचे, 4 पहुंच जाएगा ऊपर। मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। अब चूंकि एक ही दिशा में है, ये दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाती हैं कुछ इस तरह से। परिणामी तीव्रता कौन से बिंदु पर ले रहे हैं, बिंदु O पर। और ये कौन सा है, मध्य बिंदु है जी, मध्य बिंदु O पर हो जाएगी। E इक्वल टू E1 प्लस E2। क्यों है, क्योंकि दिशाएं समान है, दिशाएं समान होने के कारण ये जुड़ जाएंगी। हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसकी वैल्यू है 4Q/r², 4Q/r²। अब मैं इसी को 2 से गुणा कर देता हूं तो 2 चौक 8 हो जाएगा ये, तो मैं डायरेक्टली इसको 8 लिखता हूं, 8Q/r²। ये हो जाएगा, मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। तो दो विजातीय आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 8Q/r² न्यूटन प्रति कूलम होती है। अब इसका विभव देख लेते हैं कितना होगा। अब इसका विभव देखते हैं तो V इक्वल टू सेम फॉर्मूला है, V1 कर लो, V2 कर लो, V1 इक्वल टू V2, क्योंकि आवेश भी बिल्कुल बराबर लिए हैं इन्होंने और जो दूरी है वो भी ऑटोमेटिकली बराबर ही है क्योंकि मध्य बिंदु पर पूछा है। तो हो जाएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। लेकिन एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है। सेम यहाँ पर भी प्लस माइनस करके रख सकते हैं, परंतु यहाँ पर हमने डायरेक्टली कैलकुलेशन की है प्लस माइनस Q/r वोल्ट से। हो जाएगा V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब चूंकि इसमें एक आवेश प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो वोल्ट जब याद करते हैं तो चिन्ह सहित वैल्यू रखते हैं, तो प्लस माइनस Q/r, r की वैल्यू है r/2 और 2 पहुंचेगा ऊपर गुणा में। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। तो V1 और V2 दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर ज्ञात हो रही है हमको। अब हम परिणामी विभव बता सकते हैं। मध्य बिंदु O पर परिणामी विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी बीजगणितीय योग यहाँ पर हम करेंगे जैसा कि करते आ रहे हैं। बीज गणितीय योग, बीजगणितीय योग जब हम करेंगे तो इसका हम वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यही वैल्यू को एक बार हम प्लस में लेंगे क्योंकि प्लस का आवेश है, दूसरी बार माइनस में लेंगे क्योंकि माइनस का भी आवेश यहाँ दे रखा है। हो जाएगा Q/2Q/r। ये तो हमने प्लस वाले के लिए ले ली है। अब दूसरा वाला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q अपॉन r। तो ये पूरा कट जाएगा, एक प्लस की वैल्यू है और दूसरी माइनस की है, तो बचेगा क्या 0, अर्थात v इक्वल टू 0। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि दो बराबर में विजातीय आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r/q अपॉन r² न्यूटन प्रति कूलम होती है, जबकि उसी बिंदु पर विभव 0 होता है। तो क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया था, वो कहते थे क्या किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि वहां वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। तो इस कंडीशन से हम देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं है जबकि विभव 0 है। ऐसा कब हुआ? दो बराबर व विजातीय आवेशों के मध्य बिंदु पर। तथा दूसरा कब होता है? एक वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर, द्विध्रुव के निरक्ष रेखा पर, निरक्ष रेखा पर। तो चलिए वैद्युत द्विध्रुव को समझ लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसे समायोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में कौन से आवेश होते हैं? एक आवेश ले लीजिए, मान लीजिए प्लस का हो गया, और दूसरा आवेश मान लीजिए ये प्लस का हो जाता है। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे तो वो युक्ति क्या कहलाएगी? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगी। बीच की डिस्टेंस क्या लेते हैं? 2l लेते हैं। ये बिंदु आवेश मान लीजिए A है, यह बिंदु आवेश B है। अब इनकी निरक्ष रेखा कहाँ होगी? इनके ऊपर होगी कहीं ना कहीं। मान लीजिए इसके निरक्ष रेखा से r मीटर की डिस्टेंस पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो क्या करेंगे? बिंदु को A को P से मिला देंगे, डॉट डॉट करके मिला दो, नो प्रॉब्लम। और इसको B से मिला दीजिए और इसको भी आप मिला दीजिए इनके मध्य बिंदु O से। अब देखिए L डिस्टेंस इस तरफ रह जाएगी और L डिस्टेंस इस तरफ रह जाएगी। अब ये दो प्रकार के त्रिभुज बन चुके हैं परंतु ये समकोण है। तो समकोण त्रिभुज AOP में आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं तो डिस्टेंस कितनी प्राप्त होगी? r² प्लस l² प्राप्त होती है पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या बनेगा? कर्ण बनेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके बराबर है, P B के बराबर है, तो इतनी ही डिस्टेंस क्या होगी? यही होगी, r² प्लस l² का वर्गमूल। ठीक है जी। लेकिन हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करेंगे। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष स्थिति में क्या आती है? E इक्वल टू निरक्ष स्थिति में किसके कारण कर रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव के कारण कर रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में किसी बिंदु P पर, बिंदु कौन सा ऊपर वाला? P माना है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना निकल के आता है? जब आप इस आर्टिकल को करते हैं तो काफी बड़ा आर्टिकल है, सूत्र निकल के आता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन r की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये निकल कर आता है। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष स्थिति में किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन r की पावर 3 होती है निरक्ष स्थिति में।
P अपॉन आर की पावर 3। ये आर्टिकल है, काफी बड़ा आर्टिकल है। जब हम करते हैं तो सॉल्यूशन में हमको ये लाइन प्राप्त होती है लास्ट में, और हम आर्टिकल को यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, E=1/4πε0 P अपॉन आर की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम आती है। वहीं पर हम विभव देखते हैं, विभव के क्या हाल है। अब देखिए विभव के लिए बिंदु आवेश A के कारण बिंदु P पर होने वाला विभव मान लीजिए V1 है, उसी प्रकार से बिंदु आवेश B के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला विभव मान लीजिए V2 है। लेकिन डिस्टेंस भी बराबर है और विजातीय आवेश है यहाँ पर, ये एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है, तो विजातीय आवेशों का युग्म भी ये बन रहा है। आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। विजातीय आवेशों का युग्म, तो सीधा सीधा विजातीय आवेश भी आप लिख सकते हैं। और क्या है, ये वैल्यू तो द्विध्रुव है, तो डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, जिसके कारण V1 और V2 दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी। वो क्या होगी, V1 = V2 = 1/4πε0 1/4πε0। अब एक आवेश प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो प्लस माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। R केवल R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर AP है और यहाँ पर BP है, परंतु हमने ज्ञात कर लिया पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए कितनी है, R² + L² का वर्गमूल, पूरे का वर्गमूल। ये वैल्यू हमने फाइंड की है पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए। त्रिभुज के दोनों ही ये कण है, और कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसी का प्रयोग करते हुए हमने ये वैल्यू फाइंड की है। अब देखिए बिंदु P पर परिणामी विभव आप ज्ञात करेंगे। बिंदु P पर परिणामी विभव कि वही V = V1 + V2 करते हैं। कौन सा योग, बीजगणितीय योग, अर्थात चिन्ह सहित वैल्यू रखेंगे। कोई आवेश धन है तो धन, और कोई आवेश ऋण है तो ऋण, चिन्ह का प्रयोग आप यहाँ पर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी V = 1/4πε0 Q अपॉन R। अब देखिए R की वैल्यू कितनी थी, R² + L² वर्गमूल, तो R² + L² का वर्गमूल कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये वैल्यू हमने V1 की -Q के कारण ली है। चलिए इसको माइनस में ले लीजिए, तो माइनस का चिन्ह मान लीजिए हम यहाँ पर लगा देते हैं, थोड़ा बड़ा करके लिख लीजिए। ये माइनस का चिन्ह हम यहाँ पर लगा देते हैं, और ये V = करके हम फाइंड कर रहे हैं। अब देखिएगा, क्योंकि जो पहला आवेश है वो हमने माइनस मान लिया, उसके कारण नेगेटिव वोल्टेज उत्पन्न होगा, अर्थात V = -1/4πε0 Q अपॉन R² + L² का वर्गमूल। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और उतनी ही वैल्यू ये प्लस में प्राप्त होगी, 1/4πε0 Q अपॉन R² + L² का वर्गमूल। अब क्या होगा, ये दोनों वैल्यू बिल्कुल बराबर है, लेकिन एक प्लस की है और दूसरी माइनस की है, तो क्या होगा, कैंसिल, बचा 0। क्या बचा, 0 बचा। यानी विजातीय आवेशों के मध्य बिंदु के लंबवत रेखा से बिंदु R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव सर्वथा 0 होता है, या फिर सीधा सीधा कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 P अपॉन R की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम तथा विभव 0 होता है। तो ये दोनों कंडीशन हमने एक्सप्लेन कर दी। विभव 0 हो गया और वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता 0 है ही नहीं, कोई ना कोई वैल्यू निकल कर इसकी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं, इसी में ही चौथा खंड है, क्या दो अथवा अधिक सजातीय आवेशों को इस प्रकार रखा जा सकता है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव दोनों ही शून्य हो। तो जी
चाहे तो कितने भी आवेश ले लो, चाहे 2 आवेश ले लो, चाहे 3 आवेश ले लो, कभी भी ऐसी कंडीशन उत्पन्न नहीं हो सकती है कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव 0 हो तो वैद्युत विभव भी हमेशा 0 हो। तो ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती, कदापि नहीं। इसे पूछते हैं क्या कोई धन तथा ऋणावेश को, हाँ तब तो हो सकता है यदि उसमें से एक धन ले ले दूसरा ऋण आवेश ले ले, जैसा कि हमने इसी क्वेश्चन में किया था। तो पहली कंडीशन में इसका आंसर क्या बना, चौथे में नहीं, चौथे में नहीं। लेकिन एक दूसरी लाइन और डाल दी थी उन्होंने इस क्वेश्चन में। दूसरी लाइन ये थी, इस प्रश्न को द्वारा पूरे को पढ़ लो। क्या दो अथवा अधिक सजातीय, सजातीय का मतलब है बिल्कुल समान प्रकृति के आवेश, दोनों ही प्लस के होंगे या दोनों माइनस माइनस के होंगे, आवेशों को इस प्रकार रखा जा सकता है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव दोनों ही शून्य हो। तो इस यहाँ तक की लाइन का जो आंसर है वो नहीं है, कि ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि सजातीय आवेशों को नंबर 1 नंबर 2 से आप नंबर 3 से आप समझते आ रहे हैं, ये पूरा ही कारण है। क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, तो आंसर है नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ऐसी परिस्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। चाहे 2 से अधिक आप 4 10 20 कितने भी आवेश क्यों ना लगा लो, इस तरह से कहीं पे भी उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, दोनों ही 0 कभी भी नहीं हो सकती। अब वो कहते हैं इसमें आगे, यदि कोई धन तथा ऋणावेश हो तो, यदि इसमें से कोई सा भी एक धन कर ले यानी विजातीय आवेश कर ले, तो विजातीय आवेशों के कारण ऐसा संभव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सेकंड लाइन का जो आंसर है वो हाँ है। कैसे होता है, तो सूत्र सबके सामने है लिखे हुए, उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हुए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जब आप विभव की गणना करेंगे तो उसमें बीजगणितीय योग होगा। बीजगणितीय योग का मतलब है यदि आवेश धन है तो धन प्लस का चिन्ह लगाकर आप उसको दर्शाएंगे, और माइनस है ऋण आवेश है तो वहां पर नेगेटिव चिन्ह आप लगाकर दर्शाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो कहते हैं किसी क्षेत्र में वैद्युत विभव V नियत है। ठीक है जी, बिल्कुल मान लिया। वहां पर आप वैद्युत क्षेत्र E के संबंध में क्या बता सकते हैं। अब यदि वैद्युत विभव नियत है, परिवर्तित नहीं हो रहा है, वहां पर वैद्युत विभव सर्वथा 0 होगा। कैसे होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण, यदि आप देखें, मैं 5वां क्वेश्चन करने जा रहा हूं। पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में वो कहते हैं इस क्वेश्चन में, किसी क्षेत्र में वैद्युत विभव V नियत है, ठीक है, यानी परिवर्तित नहीं हो रहा, और जब V परिवर्तित नहीं हो रहा तो बिंदु आवेश भी परिवर्तित नहीं होगा, और उसके द्वारा जो उत्पन्न होने वाला विभव है, कुछ दूरी पर जो दूरी ली है उस बिंदु की, वो दूरी भी परिवर्तित नहीं हो रही है, क्योंकि V नियत है, विभव नियत है। वहां पर आप वैद्युत क्षेत्र E के संबंध में क्या बता सकते हैं, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र सर्वथा 0 होगा। कैसे होगा समझते हैं। E इक्वल टू होता है बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r स्क्वायर, मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। अब हम ये r स्क्वायर जो है इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, याद करके, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r इंटू 1/r, यानी ये जो स्क्वायर था हमने दो बराबर भागों में तोड़ लिया। अब ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, वैद्युत विभव का फॉर्मूला बन रहा है जी, अर्थात हो जाएगा E
इक्वल टू V अपॉन R, इक्वल टू V अपॉन R। अब इसका मात्रक क्या लिखेंगे आप, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, इसका मात्रक ही हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि V क्या है, कांस्टेंट है, V क्या है, कांस्टेंट है। तो जब V कांस्टेंट है तो R भी ऑलरेडी कांस्टेंट ही होगा। ध्यान देंगे, जब V ऑलरेडी कांस्टेंट को हमने कर लिया तो R भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जिसके कारण लिखेंगे चुकी का चिन्ह लगाकर V नियत है। V क्या है, वो नियत है, यानी परिवर्तित नहीं हो रहा, जिसके कारण R की वैल्यू भी क्या है, परिवर्तित नहीं होगी। जब R की वैल्यू परिवर्तित नहीं होगी तो इसके अनुसार E क्या होगा, सर्वथा 0 होगा। जब एक वैल्यू नियत है तो दूसरी 0 होती है। ये इसका सीधा सा आंसर है, E क्या है, वो 0। तो ये आपका सोल्व हो चुका है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में